नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा है कि जो हमारे इंटरव्यू वाले प्रोग्राम हैं उनका नाम हमने आपके रूबरू रखा है, ताकि गेस्ट की स्पेशलिस्ट जो अपने एरिया का है उसकी बात आप डायरेक्ट अब सुने और आपके रूबरू हम मेहमान को पेश करते हैं। आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनीस अहमद ख़ान हैं, जो एक लंबे अरसे से पत्रकारिता में जुड़े हुए हैं और अब कई जगह के लिए मुख्तलिफ़ तरीके से जर्नलिज़्म कर रहे हैं। आपकी नज़र अब से पहले जो आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड पर आपकी बातें सुनी हैं वो आरएसएस बीजेपी के नज़रिए के बारे में, क्योंकि उसके बारे में ये काफ़ी गहराई से नज़र रखते हैं। लेकिन आज मैं एक डिफरेंट टॉपिक पर, डिफरेंट इशू पर बात करूंगा अनीस अहमद ख़ान साहब से। अनीस अहमद ख़ान साहब, वेलकम है। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के लिए आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि जो अभी रिसेंट पास पिछले कुछ महीनों में, बल्कि कुछ तिमाहियों में, जो फाइनेंशियल ईयर को तिमाहियों में बांटा जाता है, इसमें देश की इकॉनमी बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिरती हुई नज़र आ रही है, जिसमें कुछ डेटाज आ रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के और एस्टेट बिजनेस में और मुख्तलिफ मौक़ों पर जो सेल होनी चाहिए अलग अलग चीज़ों की, वो मार्केट में सेल नहीं हो रही। सब लोग एक तरह से ठप कारोबार की वजह से परेशान है। बेरोज़गारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब तक की जो खबरें हैं वो तो आप बताएंगे, लेकिन लाखों लोगों के जॉब ख़त्म हो चुके हैं। आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अब क्या सूरत हाल है, आप ज़रा बताइए, और ये भी बताइए कि आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों ये सब हो रहा है। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारे भारत की, वो जो हमारी जो जीडीपी में 10% का हिस्सा बटाती है। 10% बहुत बड़ी वो होती है। और लेकिन अगर उसका अब सिलसिलेवार देखा जाए, अगर आप देखें तो जुलाई में मारुति की बिक्री 36% गिरी है। मारुति ऑटोमोबाइल की बिक्री गिरना, कारों की बिक्री, जो सबसे बड़ी कंपनी है, ये बहुत सिग्निफिकेंट माना जाता है कि और सस्ती भी है और बड़ी कंपनी है, तो 36% गिरना एक बड़ा मायने रखता है। उसी तरफ से देखा जाए तो महिंद्रा ट्रैक्टर्स, ऑटोमोबाइल महिंद्रा ट्रैक्टर की गिरावट आई है 12%, जो किसानों का। तो इसके माने इससे ये हो रहा कि कोई आदमी कारें नहीं खरीद रहा। ट्रैक्टर का मतलब है कि किसान भी परेशान है। वहीं अशोका लीलैंड की बिक्री की गिरावट आई है 14%। अशोका लीलैंड जो माल ढोने वाला कार है, उसकी 14% गिरी आई है। ये सब बड़े उद्योग हैं। इसके बाद आपको पता है कि निसान ने तो स्लो डाउन कर ही दिया, जो जापानी की कंपनी है कारों की, और ये डिक्लेयर किया गया है कि कम से कम 1 लाख, अभी 30,000 निकाल दिए गए हैं इन कंपनियों से। 30,000 लोगों का जॉब खत्म हो गया। 30,000 पर यानी मतलब सिर्फ निशान से नहीं, सब मिला के अभी बता दें नहीं, लेकिन 1 लाख निशान ने तो कह ही दिया है कि हम कंपनी से इस तरीके से करेंगे। वैसे वहीं अगर ऑटोमोबाइल में देखें तो 280 से 285 जो होते हैं इनके कार डीलर्स, जो आउटलेट हैं, उनको बंद कर दिया गया है। उससे भी बड़ी बेरोजगारी आगे आई है। यानी एक झटके में 30-40 हजार आदमी ऑटोमोबाइल से अभी इसी तिमाही के अंदर बेरोजगार हो गए। तो 30,000 का न लगाइए काज़मी साहब, उसके साथ जो परिवार जुड़ा हुआ है, उनके साथ और भी चीज़ें जुड़ी। और ये तो सिर्फ डायरेक्ट इस कंपनी का है। उसके अलावा जो और लोग काम करते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, जो खुद गाड़ियों के लिए स्पेयर पार्ट्स अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, उनके भाई अब आप देखिए, उन लोगों का तो मतलब उन्होंने बिल्कुल धमकी दी है कि हम ये काम बंद कर देंगे जो पार्ट्स बनाती हैं। और वहाँ पे भी 1 लाख वर्कर्स की जो मंदी की वजह से आ रही है, क्योंकि इसमें स्लो डाउन चल रहा है। हॉलीडे कहते हैं इसको, अगर इसकी भाषा में कहें तो हॉलीडे चल रहा है। जैसे कि प्रोडक्शन कट कर शुरुआत हो गई। ये ज़बरदस्ती की छुट्टी होती है। नहीं, प्रोडक्शन कट चल रहा है ना। तो आप देखिए 5 से 10% का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कट करना शुरू कर दिया उन्होंने। बहुत बड़ी ऐसी भी कुछ खबरें आई थी कि महीने में 1 हफ्ता 10 दिन बाकायदा वो शुरू। आज के अखबारों में अगर आप देखिए तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनका आया है कि
5 दिन काम करेंगी, कोई कुछ कंपनियां 3 दिन काम करेंगी। उसका मतलब है कि वहाँ से जो कारीगरों को है, मजदूरों को है, जो वर्कर्स है, उनकी छटनी भी करेंगी। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि कोई नहीं संभाल सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की इस तरीके से बहुत बड़ी गिरावट सी आई है। इसकी गिरावट की वजह है कि आप देखिए जो आज ये बजट आया है, बजट में रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाई गई है, कई चीज़ें पॉल्यूशन के नाम से इतनी फीस बढ़ा दी गई कि आम आदमी कार खरीदने से बचने लगा। हालांकि सरकार तो कहती है कि जो ये उबेर और जो आपका जो कारें आई हैं, टैक्सी सर्विस अच्छी हो गई, लोगों ने कारें इसलिए खरीदना बंद कर दी। वही एक अपना समझ लीजिए फिर सेविंग सरकार की फिर सेविंग। हालांकि ये बात नहीं है, स्लो डाउन इस वजह से हुआ कि हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं, टैक्सेस बढ़ गए हैं, बड़े इंडस्ट्री जो है अब आप देखिए शेयर बाजार में बुरी तरीके से टूट रहा है। ये सब चीज़ें शेयर बाजार से भी टूट। तो क्या इसका कोई ताल्लुक जो नोटबंदी हुई थी और उससे के साथ जीएसटी भी आया था उसके साथ, और उसमें बहुत कारोबारी लोग बहुत उलझन महसूस कर रहे थे कि हम जीएसटी की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो किस तरह से पूरी करेंगे, क्या होगा। तो क्या उस नोटबंदी से भी जोड़ करके इसे देखा? देखिए आप अगर देखें तो जो हमारे यहाँ झटका लगा सबसे बड़ा वो नोटबंदी में लगा। इन्होंने कहा था कि हमें ब्लैक मनी ख़त्म कर देंगे। ब्लैक मनी का मायने क्या, आप क्या समझते हैं कि ब्लैक मनी अगर ख़त्म हो जाएगी तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। 4% ब्लैक मनी से ही पूरे ये जो रियल एस्टेट है और सब जगह काम होता है। ये इकोनॉमिस्ट, किसी भी इकोनॉमिस्ट से आप पूछेंगे तो कहेगा, और ये दुनिया भर में होता है, दुनिया भर में होता है। 4% वो चलता रहता है। इन्होंने उसको रोकने के लिए 4%, इससे ज़्यादा ब्लैक मनी नहीं होती है। जो आप देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, इंडस्ट्रीज बन रही है, उसमें वही ब्लैक मनी होता है, वो वाइट होता चला जाएगा, जिसको मनमोहन सिंह ने खुला छोड़ा हुआ था। कहें उसमें कोई वो नहीं थी। अब नोटबंदी से वो पैसा तो पूरा का पूरा आ गया, ब्लैक मनी कहाँ है? जितना पैसा बैंकों को चाहिए था वो आ गया। ये भूल गए कि ब्लैक मनी कोई नोटों की शक्ल में नहीं रखता अपने पास, कभी नहीं रखता। स्टेट के सब शक्ल में इन्वेस्ट होता है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होता है, सोने की शक्ल में इन्वेस्ट होता है उसके पास, प्रॉपर्टी की शक्ल में ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, और कहीं ना कहीं शेयर बाजार की शक्ल में इन्वेस्ट होता है। ये समझे कि नोटों की शक्ल में इनका जो कहना चाहिए एक इकोनॉमिक सेंस जाने कहाँ चला गया था कि इन्होंने कहा ब्लैक मनी मार्केट में ऐसा चल रहा होगा, इसको हम खाते। कुछ लोगों ने उस वक्त कहा था कि उस टाइम इलेक्शन भी आने वाले थे, शायद अपोजिशन पार्टियों को खाली करनी थी जेबें और क्या क्या था। खैर वो तो सरकार बेहतर जानती है, लेकिन आम आदमी जिस तेज़ी से बेरोज़गारी की तरफ बढ़ रहा है, महंगाई से परेशान है, और अब नौकरी, मुझे ऐसा लगता है कि लोग नौकरी इसलिए नहीं करते कि उनके खर्चे निकल जाएंगे। शायद नौकरी कुछ जो एक बड़ी तादाद ऐसी है जो अपना नुकसान कम करने के लिए करते हैं, वो बहुत कम तनख्वाह पर भी काम करने के लिए तो मजबूरी है ना। कि अब देखिए कि जब इन्वेस्टर ही नहीं आएगा यहाँ पे, जो आपने कैप लगाया है कि आप देखिए विदेशी इन्वेस्टर जो है यहाँ से 15,000 करोड़ सिर्फ जुलाई 15,000 करोड़ रुपया निकाल के ले गया है यहाँ से इन्वेस्टर। क्यों अब ये सब असर पड़ेगा। शेयर बाजार के निवेशकों का 13 से 14 लाख करोड़ रुपया डूब गया है। ये शेयर वगैरह में जो पैसा आता है ये इसी में इन्वेस्टमेंट होता है। ये जो अलग से कोई आप कहेंगे ऑटो इंडस्ट्री का सबका एक दूसरे से लिंक होता है बहुत बड़ा। अब जैसे कि 30 बड़े शहरों में तकरीबन 13 लाख मकान तैयार खड़े हैं जो कि 12.76 लाख करोड़ के हैं। तो ये ब्लॉक हो गया मनी एकदम से। जब ब्लॉक मनी हो जाएगा उसका फ्लो नहीं होगा। आप ये देखिए पैसा रखने से नहीं बढ़ता है, पैसा इन्वेस्टमेंट से बढ़ता है। अच्छा इतने टैक्सेस लगा दिए हैं इन्होंने, जैसे कि टैक्स लगाया है कि आपको 1% पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। अगर आपने वो खर्च नहीं किया तो आपको 3 साल की सजा हो जाएगी। वो करोड़ों में जाता है। तो इन्वेस्टर डरता है कि यार ऐसी जगह कहाँ जाना, बाय द वे खर्च नहीं किया तो 3 साल की सजा हो रही है, हम कोर्ट कचहरी क्यों भुगते। जो इन्वेस्टर होते, जो बिजनेसमैन बड़ा सेफ चलना चाहते हैं। किसानों की हालत देख लीजिए, अब जैसे ट्रैक्टर नहीं बिक रहे, यहीं से आप अंदाज लगा लीजिए क्या हालत होगी इस तरीके से। तो ये है ऑटोमोबाइल के साथ साथ और भी इंडस्ट्री। अभी कुछ दिन पहले आपने अखबार में पढ़ा होगा ब्रिटानिया वालों की जो मालिक हैं उनका एक स्टेटमेंट आया था। इस तरीके से कई चीज़ों पर वो लागू होता है कि 5 रुपये का
बिस्किट का पैकेट होता है। तो उनका था कि वो 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट हमने सबसे सस्ता निकाला था कि चलते फिरते आदमी खरीद लेता था कि भाई लेके चलेंगे, खा लेंगे। वो भी खरीदने के लिए 10 बार सोच रहा है। तो हमारी प्रोडक्शन 10% कम हो गई उसकी वजह से। 10%। तो आप ये बताइए कि ये सब जानबूझ करके कर रही है सरकार, या तजर्बे की कमी है, या कुछ बाहर के लोगों को यहाँ की पूरी इकोनॉमी दूसरे लोगों के हाथ में दे देनी है? क्या वजह लगती है, क्या महसूस होता है? आखिर मतलब ये अनजाने में एक गलती हो गई, नोटबंदी, अनजाने में जीएसटी हो गई, अब सारे काम अनजाने में, अब सारे काम अनजाने में होते रहे, ऐसा कैसे? एक बात हो तो कहें कि अनजाने में हो गया है। कभी कभी जब आदमी होता है एक पत्थर से बार बार ठोकर खा रहा है। अब आप बताइए, साबुन और रोजमर्रा की जो सामान है, बिस्किट, ये छोटी छोटी चीजें, इनका प्रोडक्शन 7% घट गया है। यानी लोग वो भी कम खा रहे हैं, वो भी 7% छोटी तादाद नहीं होती। बिल्कुल। जो उसका प्रोडक्शन 7%। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ से जो अपना वो आ रहा है, वो डेटाज आ रहे हैं। और वहीं पे आपकी जो मुद्रास्फीति की दर है 1.08% आ गई, वो भी घट गई है नीचे। तो हर तरफ से घटा हो रहा है। और यहाँ आप कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन पौंड इकोनॉमी को बढ़ा के ले जाएंगे। अब यहाँ क्या बढ़ाएंगे? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बढ़ाते हैं? क्योंकि आपका जो टैक्स रेवेन्यू है वो पिछले अप्रैल, मई और जून 3 महीने में सिर्फ 6% बढ़ा है। सिर्फ 6%। 30% आपको बाकी के 9 महीने में बढ़ाना है, 12 महीने में, साल में। तो अगर 3 महीने में 6% बढ़ा है तो 9 महीने में 30% कैसे बढ़ जाएगा? क्योंकि तो वो जो जीडीपी के आंकड़े सरकार बताती रहती है, आपको क्या लगता है वो सब बनावटी होते हैं, झूठे होते हैं? 6-7% की बातें हो रही थी ग्रोथ की, वो कहाँ चली गई? अगर इतनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, एस्टेट बिजनेस में और किसानों के यहाँ, और हर तरफ एक मुसीबत का माहौल लग रहा है, बेरोजगारी 40 साल में सबसे ज़्यादा इस वक्त बताई जा रही है, तो बढ़ती जा रही है। तो आखिर वो जीडीपी के जो फिगर्स थे वो क्या थे? क्या छलावा थे, क्या थे? आपको भाई अगर लेटेस्ट उनकी कुछ तो ऐसा हुआ है कि 2019 के इलेक्शन के पहले आपने देखा होगा सारी चीज़ें, ये रिपोर्ट्स रोक दी गई थी। जीडीपी, ईबीडीपी जो भी था, ये रोजगार जो 45 साल का जो आप आंकड़ा दे रहे हैं, ये भी बाद में आया है, इसके पहले नहीं आया है। सारे आंकड़े बाद में आए हैं, तो ये सब रोके गए हैं। तो जीडीपी भी ऑटोमेटिकली कम हुई है 5% के करीब कम है, चल रहा है हिसाब किताब। इस तरीके से जो आप सीएजी की रिपोर्ट आप देख लीजिए कि जो फिस्कल डेफिशिएट है वो 5.9% है, फिस्कल डेफिशिएट है। और ये फिस्कल जो इसकी सीएजी की रिपोर्ट है, इसी से बाहर का इन्वेस्टर सोचता है कि हम यहाँ इन्वेस्ट करें कि नहीं करें। जब इतना विदेशी बाजार देखता कि इतना डेफिसिट चल रहा है तो हम क्यों इन्वेस्ट करेंगे? तो अनीस साहब, आपने बताया कि मुल्क की इकॉनमी बहुत तेज़ी से गुज़र रही है। अभी मैं एक कार्टून देख रहा था, कहीं शायद विदेशों में छपा है, कि वो इकॉनमी का सिंबलिक एक इंसान को बांध के खड़ा किया हुआ है, और वो ये खिड़की में देख रहा कि कर्फ्यू हटा या नहीं हटा, कर्फ्यू हट जाए तो मैं बाहर आकर के आ जाऊं। यानी आपको एक चीज़ मैं बताऊं, ऐसा लग रहा है कि शायद ये सब जो कुछ किया गया, ये इकोनॉमिक जो आर्थिक इनके विफलताएं हैं उसको छुपाने के लिए किया गया। आपको एक बात बताऊं कि अभी जो वर्ल्ड बैंक ने इनका टैग, जो आर्थिक इनकी बढ़ोतरी थी, तेज़ी से बढ़ रहा था, ये 6वें पे माने जाते थे, लेकिन सड़क के 7वें से 5वें में आ गए हैं। 6वें और 7वें फ्रांस और ब्रिटेन पहुंच गया है। इकोनॉमी नीचे आ रहे हैं। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि नीचे आ रहे हैं। अब ये कैसे कहेंगे कि हम इतने ट्रिलियन इकोनॉमी कर लेंगे, हम विश्व की सबसे बड़ी तेज़ी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है? वो सब अखबार हैं, मीडिया का बताते हैं कितना बुरा हाल है कि यहाँ पे सबसे लोअर 1 डिजिट में तनख्वाह बढ़ी है मीडिया में। तो इनका भी बुरा हाल है, सब चीज़ सब जगह बड़ी अफरा तफरी है। तो गोदी मीडिया बनने का कोई फायदा नहीं हुआ कि उन्हें कोई पैसा आ जाता और उनको तनख्वाहें दे सकते हैं लोगों को? यानी मालिक बड़ा हौच पौच चल रहा है। आप देख लीजिए कितने लोग निकाले जा रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री से निकाले जाए। बाकी इंडस्ट्री से जो, ये तो रिपोर्ट में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं अपनी दे देती हैं, छोटी इंडस्ट्री बहुत सी चीज़ें। अब आप देखिए रक्षाबंधन आया है, इतना बड़ा त्यौहार होता है और इसमें
काफ़ी गिफ्ट वगैरह खरीदी जाती हैं। तो इसमें सिर्फ 10% जो बेकाबली हुई है। हाँ। 10% बेकाबली, यानी 90% कम हो गई। 90% कम हुई है। बताइए, लोग अपने त्योहारों पर खुशियां भी नहीं मना पा रहे हैं। ये ऐसी स्थिति है जिसमें वाकई हर आदमी चिंतित है, परेशान है। लेकिन चूंकि मुल्क को तो एक नशा देने की कोशिश की जा रही है धर्म और संप्रदाय के नाम पर, उस पर पॉलिटिक्स करके शायद भूखों को ये भी एहसास ना हो कि उन्हें भूख लगी है और वो एक नशे में रहें और उसी में हुकूमत चलती रहे। ये बहरहाल सरकार का सोचना है। एक बात मैं और आपको ख़ास बताना चाहता हूँ। मैं चूँकि अंतर्राष्ट्रीय विषयों को देखता हूँ, दूसरे मुल्कों में भी मैं गया हूँ, ये जो नोटबंदी के बाद मैंने बहुत ज़्यादा इसको शिद्दत से महसूस किया, वो ये कि जो ये नई नस्ल आ रही है, ये बच्चे जिनकी अभी शादियां होनी हैं, शादियों के बाद ये मकान लेना चाहते हैं, नेचुरली ज़रूरत होगी तो मकान भी चाहिए, फ्लैट चाहिए। तो इन सबको आने वाले दिनों में जो विदेशी बैंक हैं, जो विदेशी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके झोली में एक बहुत बड़ी बिजनेस डालने का एक प्लान है जो मैं महसूस करता हूं, और जो यूरोप में और अमेरिका में होता है कि हर आदमी कर्ज के नीचे दबा होता है, ये इन बाहर के बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए इतनी बड़ी मार्केट बना करके इस सरकार ने दी है। जो बहुत ही नज़दीक से चीज़ों को देखते हैं वो शायद इस चीज़ को समझ सकते हैं। ऐसे हालात हैं, बेरोज़गारी तेज़ी से बढ़ रही है। आगे आने वाला वक्त कैसा होगा, लगता तो है कि बहुत बुरे हालात सामने आते जा रहे हैं, लेकिन हम आशा भी नहीं छोड़ सकते। हमें आशा है कि किसी तरह से देश की इकोनॉमी संभलेगी, देश के लोग अच्छे हालात में जीवन गुजार सकेंगे। इसी के साथ मैं लेता हूं इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।